नमस्कार। आप सभी के सामने पतंजलि क्लासेज लेकर के आई है ये विशिष्ट सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की जितनी एनसीईआरटी के अंदर क्लासेज हैं, आई मीन टू से जितने टॉपिक्स हैं किसके ऊपर, आरएस में, जिसमें चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आरएस स्पेसिफिक जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। देखिए, जैसे कि हर एक चीज होती है उसका कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, और उन्हीं बेसिक्स और फंडामेंटल को बेस बना करके आगे प्रोसीड किया जाता है। वही चीज यहाँ पे है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है फंडामेंटल को लेकर के, वो होती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसकी? लाइफ की। जीव जंतुओं की लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एक कोशिका होती है, यानी कि सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल यानी कि कोशिका। सेल कोशिका के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोशिका की खोज हुई थी, विभिन्न अंग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं, उन सभी कोशिका के अंगों का अलग अलग कार्य क्या होता है, और साथ में ही हम देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है और उनमें क्या बेसिक से डिफरेंसेस के साथ में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है एक कोशिका में वो किस प्रकार से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोशिका की बात करें तो खोज, कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क यानी कि छाल जो होती है उसका टुकड़ा लिया और उनके द्वारा उस टाइम पे 1665 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो एक साधारण सा सूक्ष्मदर्शी प्रेजेंट था उनके पास में था, उसमें उन्होंने देखा कि ये जो छाल है इसके अंदर इस प्रकार से बेसिकली कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे एरिया बने हुए हैं और इन्हीं से पूरा एक आगे वर्धित रूप बना हुआ है। तो उन्होंने इन छोटे छोटे जो कि रिपीट होते हैं, जिस प्रकार से एक मकान बनता है तो मकान की मूलभूत इकाई अगर हम मान के चलें तो वो होती है एक ईंट होती है, ईंट को जोड़ जोड़ के पूरा मकान बनाया जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने इसकी तुलना की, इससे कोशिका की ईंट से तुलना की कि जिस प्रकार से ईंट के रिपीटेशन से एक पूरा का पूरा मकान बनता है, उसी प्रकार इन छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके ही पूरा उत्तक बना हुआ है। इस टाइम पे उन्होंने बोला, तो उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया यानी कि सेल दिया 1665 में। और ये जो कोक थी ये मृत, क्योंकि जो छाल होती है उस टाइम पे जब उन्होंने देखा तब तक वो क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। तो उसमें इन्होंने देखा, तो सेल शब्द जो है इसका लैटिन भाषा के अंदर नाम होता है, मतलब होता है छोटा कमरा, यानी कि एक छोटा कमरा, एक ब्लॉक जिससे कंप्लीटली रिपीटेशन पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो उन्होंने बताया। अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले संख्या की बात करते हैं, यानी कि जीवों के अंदर कोशिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवों के अंदर कोशिका की संख्या एक भी हो सकती है और अरबों तक भी होती है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जीव है।
इसी आधार पे जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। जो कि एक कोशिका वाले हैं उनको एक कोशिकीय, और जो एक से ज्यादा कोशिका वाले जीव होते हैं उनको बहुकोशिकीय। यानी कि हम संख्या के आधार पे इनका वर्गीकरण करेंगे। तो एक कोशिक यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये जो वर्गीकरण है ये डिवाइड किया गया संख्या के आधार पे। अब दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में ये आती है कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। देखिए, कोशिका की कोई भी एक, हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक कोशिका इस पर्टिकुलर आकृति की होती है। वो भी अलग अलग जीवों में, इवन प्रत्येक जीव में भी क्या होती हैं, अलग अलग उत्तक और जो अंग होते हैं उनमें अलग अलग आकृति की होती है। तो कोशिका के अंदर अगर हम नेक्स्ट बात करें आकृति, तो आकृति गोलीय हो सकती है, गोलीय चपटी हो सकती है, तर्करूपी हो सकती है और लंबी हो सकती है। जैसे कि अगर हम गोलीय बात करें तो हमने हमेशा देखा है कि ब्लड के अंदर होती हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त रुधिर कणिकाएं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, वो आपकी होती है गोलीय। गोलीय चपटी भी होती हैं जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी। तर्क रूपी जो पेशियों में मांसपेशियां जो होती हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो इस प्रकार की सेल होती है, इस प्रकार की कोशिका होती है। और लंबी लंबी जो कोशिका है जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से लंबी कोशिका होती है। तो यानी कि आकृति जो होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है सभी कोशिकाओं की। वो उनके कार्य और उनका उपयोग या पर्टिकुलर किस भी जीव जंतु में वो प्रेजेंट हैं उसके आधार पे होती है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें वो आती है आपकी संख्या की बात कर ली हमने, आकृति की बात कर ली, अब आता है आकार। तो देखिए, कोशिका का जो आकार है वो बहुत छोटा, कितना छोटा, 1 माइक्रोमीटर के समान। 1 माइक्रोमीटर जितना भी छोटा हो सकता है। जैसे कि सबसे छोटी जो कोशिका देखी गई है 1 माइक्रोमीटर की जो कोशिका ली गई है वो जीवाणु की कोशिका होती है। एक जीवाणु जो होता है, एक कोशिकीय होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट कोशिका होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर की। हो सकता है भविष्य में इससे भी छोटी की खोज हो जाए, क्योंकि और ज्यादा उन्नत जो टेक्नोलॉजी है वो सूक्ष्मदर्शी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी हैं वो आते जा रहे हैं। तो उसके साथ में ये और भी इसके अलावा भी कोई खोज हो सकती है। लेकिन अभी तक प्राप्त जो बड़ी कोशिकाएं हैं, तो बड़ी कोशिका के अंदर हम मान सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर तक की, तो कुछ सेंटीमीटर तक में, जैसे कि अभी तक सबसे बड़ी जो कोशिका खोजी गई है वो है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। एक शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो लगभग 17 गुणा 13 सेंटीमीटर का होता है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। फैक्चुअल चीजों के अंदर जैसे कि एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और बहुकोशिक के अंदर कौन से आते हैं, पादप, जीव जंतु, ये आते हैं हमारे बहुकोशिक के अंदर। फिर हमने आकृति की बात की और अब हमने आकार की बात की।
आकार के अंदर ये फैक्चुअल क्वेश्चन हमें याद रखना है कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो हमारे शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये हमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। अब शरीर के अंदर हमने कहा कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो एक बार इस हिरार्की को भी समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि किस प्रकार से ये होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लेके चलें तो कोशिका खुद की किससे बनी होती है, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग में जैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कोई होता है, लाइसोसोम होता है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग से मिलकर के बनती है कोशिका यानी कि सेल। और कोशिकाओं के एक समूह से एक ही प्रकार की कोशिकाओं का एक जो समूह होता है वो मिलकर के बनाता है उत्तक, और उत्तक से मिलकर के बनता है अंग। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें पता है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, शरीर के अंदर इंटेस्टाइन है, स्टमक है, अलग अलग अंग हैं। और सभी की सभी किससे बने हुए, बेसिक यूनिट किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर सेम टाइप के कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेम टाइप के कोशिकांग पाए जाएंगे। यानी कि एक जो कोशिका है उसके अंदर वही गोल्जी कोई प्रेजेंट होगा, वही जो अंतर परदवी जालिका प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होगी, वहीं पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यानी कि जो बेसिक जो कोशिका के अंदर जो यूनिट्स होती हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में सेम है, लेकिन अंततः अलग अलग जो अंग हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, स्पेसिफिक उनकी अंदर फंक्शनिंग। तो वो किससे बनते हैं, उनको सिक्रीट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनकी जो अलग फंक्शनिंग होती है, उनसे मिलकर के बनते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, एक क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं कोशिका के बारे में। क्रोनोलॉजी इन द सेंस कि किस प्रकार से कोशिका का जो हम प्रेजेंट रूप देख रहे हैं, कोशिका के बारे में हम जानते समझते हैं, वो किस प्रकार से आगे हमारे सामने आई। तो जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की कोशिका की। 1665 में खोज हो गई। उसके बाद में 1674 में जो है लियोन होक ने, कई बार ल्यूवेन होक भी कहा जाता है, इन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट, स्वतंत्र रूप से उपस्थित कोशिका की खोज की। कहाँ पे प्रेजेंट थी ये कोशिका स्वतंत्र रूप से, ये प्रेजेंट थी तालाब के पानी में। तो यानी कि उस टाइम पे तो इतना उन्नत नहीं था माइक्रोस्कोप का एरिया, तो वहां पे उन्होंने जो स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट की खोज की, तो वो इस चीज का आइडिया नहीं लगा पाए कि एक कोशिकीय जीव भी पूर्ण रूप से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि विषाणु, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जो जीव हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि उन्होंने बेसिकली तालाब के पानी में किसी एक कोशिकीय जीव को उन्होंने स्वतंत्र रूप से देखा। इसके बाद में 1831 में, अब देखिए कितनी समय अवधि बीच में कितना बड़ा गैप है, 1674 से लेकर के 1831 तक जो है इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा कोई खोज नहीं हुई। उसका कारण था सूक्ष्मदर्शी का भी धीरे धीरे डेवलप होना, क्योंकि ये जो खोज है ये एक सूक्ष्मदर्शी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इतना लंबा टाइम पीरियड गुजरा, तो उसके बाद में 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की।
उन्होंने बताया कि कोशिका होती है, फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, लेकिन उसके अंदर भी जो उसको डायरेक्ट करने का कार्य करता है, जो उसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, कोशिका का केंद्र प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्ट करता है। उसके बाद में 1839 में J.E. पुराकेंज इन्होंने जो है कोशिका द्रव्य की खोज की, जो जीव द्रव्य भी बोला गया जिसको बाद में। तो इन्होंने क्या किया, जीव द्रव्य खोजा, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो यहां तक एक बार देख लेते हैं। 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज हुई। 1674 में लोएनहोक ने स्वतंत्र रूप से कोशिका को बताया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्र की और 1839 में J.E. पुराकेंज ने जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की खोज की। अब इसके बाद में 1838 और 39 में ही दो वैज्ञानिक, एक तो टी स्वॉन और दूसरे एम स्लीडेन, इन्होंने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया। टी स्वॉन प्लस एम स्लीडेन, इन्होंने दिया कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जंतु की, पादप, जीव जंतु, इन सभी की जो फंक्शनल यूनिट है, लाइफ की जो फंक्शनल यूनिट है, वो एक कोशिका है। ये चीज जो आज हमने सबसे पहली लाइन मैंने जो आते ही बोली थी, इस चीज की खोज और इस सिद्धांत की खोज कब हुई थी? ये 1838 और 39 के अंदर हुई थी। यानी कि प्रत्येक सजीव की कार्यात्मक इकाई एक कोशिका है। ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत के रूप में बताया। फिर इनके बाद में आते हैं 1855 में विर्चो। 1855 में विर्चो, इन्होंने यही जो कोशिका सिद्धांत है इसको और फर्दर एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की वो एक कोशिका होती है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी एक्स्ट्रा बताया कि प्रत्येक जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। और ये बात बिल्कुल आगे जो फर्दर स्टडीज हुई उसमें बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे आज की हमारी क्लास में कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वो या तो समसूत्री या फिर अर्धसूत्री, इन दोनों प्रकार के ही विभाजन से आगे जाकर के एक पेरेंट सेल से यानी कि मातृ कोशिका से क्या बनती हैं? संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? विर्चो ने दिया था और 1855 में दिया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, और आरएएस में भी जो है सेल कोशिका जो है एक अलग से पूरा कंप्लीट टॉपिक दे रखा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर इवोल्यूशन की, तो 1940 में फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी आया। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आने के पश्चात सिनेरियो थोड़ा और ज़्यादा इवोल्व हो गया, और ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोशिका को स्टडी किया गया। तो उससे सबसे पहले क्या देखा गया? उसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि जो कोशिकांग हैं, उनको स्टडी किया गया कि डिफरेंट टाइप के कोशिकांग कौन कौन से प्रेजेंट है और वो क्या क्या कार्य करते हैं।
तो अब हम आगे हमारी क्लास को बढ़ाते हैं। तो ये पूरा हमने एक टाइमलाइन स्टडी की कि किस प्रकार से कोशिका के अंदर इवोल्यूशन बाय द टाइम हमको देखने को मिला। अब हम कोशिका की जो संरचना है उसको स्टडी करेंगे कि एक कोशिका किस प्रकार से बनी होती है और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक थोड़ा रफ डायग्राम बना करके आपको बताऊं। जैसे ये हमारी सेल है, तो सेल के अंदर तीन चीजें जो हैं वो बेसिक यूनिट मानी गई हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो प्लाज्मा झिल्ली जो है, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है। दूसरा एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, और तीसरी जो बेसिक फंक्शनिंग के अंदर आता है वो होता है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। तो हम इसको बुलाएंगे ज्यादा जो है याद रखने के लिए कोशिका द्रव्य, क्योंकि जीव द्रव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको आप कंबाइंडली जो हमारे केंद्रक में द्रव्य प्रेजेंट होता है प्लस जो कोशिका द्रव्य है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। तो शुरुआत में इसको ही जीव द्रव्य बोला गया था, लेकिन बाद में जब स्टडीज आगे बढ़ी तो धीरे धीरे इस चीज को डिफरेंशिएट किया गया और बताया गया कि केंद्रक का जो द्रव्य होता है प्लस जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट है ये वाला द्रव्य और केंद्रक का द्रव्य, दोनों को मिला करके बोला जाता है जीव द्रव्य। तो तीन यूनिट जो तीन चीजें हैं बेसिकली वो हमने कौन कौन सी स्टडी की कि सबसे पहले कोशिका की झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी जिसको बोलते हैं वो होती है। दूसरी यूनिट होती है इसकी केंद्रक, और तीसरा होता है जो कोशिका द्रव्य होता है यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। अब वन बाय वन इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है एक कोशिका की। तो सबसे बाहरी परत है कोशिका की वो कहलाती है कोशिका झिल्ली। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मीन्स अगर इंग्लिश में बोले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या मतलब होता है इसका? देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर एक खासियत होती है कि ये एक पर्टिकुलर साइज के पर्टिकुलर जो आकार के जो साइज होता है उन्हीं के अणुओं को अपने अंदर आने और बाहर जाने देती है। उसके अलावा जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो पदार्थ प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर अंग में, उनको ये अंदर जाने से रोकती है। यानी कि ये सिलेक्टिव है, कुछ ही चीज़ों को आने और जाने देगी। तो ये क्या है? सेमी परमिएबल है, सभी को नहीं आने देती, सभी को परमिट नहीं करती है, कुछ को ही परमिट करती है। तो ये सेमी परमिएबल। दूसरी चीज, अब इसका कार्य क्या है कि ये इस प्रकार से परमिट करती है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें विशेषता होगी, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इसका जॉब होगा, कार्य होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल है, डेफिनेटली है। दो प्रकार के ये कार्य करती है। सबसे पहला कार्य है वो है विशरण।
जो प्रोसेस है विशरण, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है प्राशरण। विशरण यानी कि डिफ्यूजन, विशरण डिफ्यूजन। एक यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले छोटा सा एक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि हमारे साइंस के दूसरे सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें आता है। केमिस्ट्री में बेसिकली आता है कि विशरण से मतलब क्या होता है, यानी कि डिफ्यूजन से मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी जगह पे, किसी वस्तु की जहां पे सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। यानी कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई भी जो मूवेबल पदार्थ होते हैं, जितने भी तत्व हैं, वो मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन का। और इसी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, विशरण का कहाँ पे होता है, हमारी कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों के आदान प्रदान के अंदर होता है। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूजन क्या कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मूवमेंट होता है, जो पलायन होता है किसी भी पदार्थ का, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। दूसरा होता है प्राशरण। प्राशरण के अंदर क्या होता है, प्राशरण को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। प्राशरण का मतलब ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की जो प्रक्रिया है उसके अंदर लिक्विड पे ये बेसिकली बात करते हैं, जो विलयन होते हैं, जैसे कि तनु विलयन, यानी कि जो है उसमें पानी के अंदर किसी भी पदार्थ की कम मात्रा है, इससे ज़्यादा सांद्र विलयन हो गया। इस प्रकार से यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे वाटर का जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है, एक साइड से दूसरी साइड होता है, उसको बोलते हैं हम प्राशरण। अब पहले हम बात कर लेते हैं विशरण की, यानी कि डिफ्यूजन। अब एक कोशिका के अंदर किन किन चीजों का डिफ्यूजन होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम सभी को पता है, आगे भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, प्रयोग में वो आती है ऊर्जा जनरेट करने के लिए। जो कहाँ पे होता है ऑक्सीकरण, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जनरेट होती है। तो ये सारा जो कार्य होता है मूल रूप से किसके अंदर हो रहा है, एक कोशिका के अंदर हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर आना होगा, और यूज होने के बाद में हम सभी को पता है वो श्वसन की प्रक्रिया होती है हमारी, उसमें भी कोशिकीय जो स्तर पे श्वसन होता है, तो उन सब के बाद में जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना होगा और ऑक्सीजन को हमें अंदर लाना है। यहाँ पे क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं, तो जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, हैंड की जो सेल्स हैं, तो हैंड सेल्स के अराउंड जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि कोशिका के बाहर की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा की कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से सेल के अंदर जाएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। इसी प्रकार से जब श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट कर ली गई, तब क्या होगा, तब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है, बन चुकी है। तब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, बाहर की प्रेजेंट की कंपैरिजन में। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके माध्यम से बाहर चली जाएगी। तो ये जो विशरण की विधि है, इसके माध्यम से क्या होता है, कोशिका के अंदर गैस का आदान प्रदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि विशरण की प्रक्रिया के माध्यम से गैस का आदान प्रदान।
एक तो ये कार्य हो गया। दूसरा कौन सा कार्य होता है जो इसमें सहायता करता है कोशिका के विभिन्न अलग कार्यों के अंदर, वो होता है, ये कोशिका है हमारी, इसके बाहर क्या है, पोषण मौजूद है। पोषण के रूप में जैसे कि हम एक पादप कोशिका की बात करें या ह्यूमन जो सेल है उसकी भी अगर हम बात करें, तो बाहर कोई भी मिनरल, कोई भी प्रकार का जो शुगर की किसी भी फॉर्मेट में प्रेजेंट है, यानी कि पोषण का कोई भी तत्व प्रेजेंट है, यहाँ पे पोषण का कोई भी तत्व प्रेजेंट है, और वो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से पोषण दे रहे हैं, तो अंदर उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा कम होगी। तो बाहर से वो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से वो पोषक तत्व जो है वो कोशिका के अंदर जाएगा, और यहाँ पे फिर कोशिका के जो डिफरेंट कोशिकांग हैं वो उसका यूज करेंगे और अपने काम की चीज जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, फैट यानी कि वसा, इन चीजों का निर्माण करेंगे उससे। तो इस प्रकार से जो विसरण जो प्रक्रिया है, विसरण जो प्रोसेस है, एक वो सेल के अंदर यूज में आती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है प्रासरण यानी कि ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस जो है वो 3 स्टेप के अंदर होता है, 3 प्रकार से अलग अलग जो माध्यम प्रेजेंट है उसमें ओस्मोसिस हो सकता है। सबसे पहला पहला अल्प प्राशरण दाबी प्राशरण जो है यानी कि ओस्मोसिस हम इसको बोल दें। दूसरा संप्राशरी, और तीसरा है अति प्राशरण दाबी जो ओस्मोसिस यानी कि प्राशरण की जो प्रक्रिया है। अब इन तीनों में बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि आरएस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरएस क्या, कोई भी जो अन्य एग्जाम है उसमें भी आसानी से पूछे जा सकते हैं। जो शब्द हैं ये जनरली यूज नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि आपको बोल देंगे कि एक संप्राशरण दाबी जो आपका विलयन है उसके अंदर एक कोशिका को रखा गया तो कोशिका की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे जो ये शब्द हैं, तीनों के तीनों शब्द, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा आपको पढ़ते टाइम कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो अल्प प्राशरण दाबी का मतलब होगा कि जो कोशिका है वो एक तनु विलयन के अंदर रखी गई है, यानी कि उस विलयन में शर्करा या फिर कोई भी चीज हमें डालनी है। विलयन बनाते हैं तो एक क्या होता है, विलायक होता है, एक विलेयक होता है, तो उसकी दोनों का कॉम्बिनेशन से विलयन बनता है। तो यहाँ पे शर्करा की मात्रा क्या रखी गई है, कम रखी गई है। अब इसके अंदर यदि सेल यानी कि कोशिका को रखा जाएगा तो क्या होगा, बाहर का वातावरण है जिसमें ये रखी गई है तनु विलयन है, यानी कि इसकी कंपैरिजन में, कोशिका की कंपैरिजन में यहाँ पे सांद्रता कम है। सांद्रता कम है तो फिर यहाँ पे जो है जल ज्यादा है, तो ज्यादा जल होने की वजह से जल क्या करेगा, बाह्य वातावरण से सेल के अंदर प्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पे ओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से जल कोशिका के अंदर एंटर करेगा तनु विलयन होने पे। तो जो ही जल जो है कोशिका के अंदर एंटर करता है तो इससे कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोशिका फूल जाएगी, यानी कि स्वेल हो जाएगी। इसी प्रकार से संप्राशर दाबी, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, तो जिस विलयन में कोशिका को रखा गया है दोनों की सांद्रता का लेवल सेम है, यानी कि जितना जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जितना सांद्र वो है उतना ही क्या है बाहर का विलयन में भी प्रेजेंट है। तो उस वजह से क्या होगा, नेट जो है, नेट जो वाटर यानी कि जल है उसका फ्लो क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि दोनों में ही क्या है, कंसंट्रेशन जो है समान रूप से प्रेजेंट है। सांद्रता का जो लेवल है वो सेल के अंदर और बाहर के विलेन में दोनों में समान रूप से प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होगा, नेट जो वाटर का होगा, आदान प्रदान जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि पानी जाएगा या आएगा नहीं, आदान प्रदान होगा, लेकिन एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा और नेट जो वाटर लेवल होगा वो जीरो होगा, यानी कि कोशिका के साइज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसी कोशिका थी वैसी की वैसी ही रहेगी। तीसरा जो आता है वो अति प्राशरण दाबी। अति प्राशरण दाबी में क्या होता है, बहुत ही सांद्र विलेन लिया जाता है कोशिका की कंपैरिजन में, यानी कि विलेन जो हमने लिया है उसकी सांद्रता का लेवल, कंसंट्रेशन का लेवल जो है बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, कोशिका के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, तो जल है, वो क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर में जाता है, तो इससे क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कोशिका का द्रव्य बाहर निकल जाएगा, नेट जो होगा वो वाटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कोशिका इससे सिकुड़ जाएगी। तो इन तीनों के आधार पे अलग अलग सिचुएशन बना करके या तो एक तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है कि अति प्राशरण दाबी के अंदर कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अल्प प्राशरण दाबी में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैच कीजिए, या तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है मैच करवाने वाला। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिंपल एक चीज पे भी आ सकता है कि एक अति प्राशरण दाबी विलेन के अंदर एक कोशिका को रखा गया है, तो कोशिका की स्थिति कुछ समय पश्चात क्या होगी, कोशिका फैल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर कोशिका बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन देंगे और उन ऑप्शंस में आपको चूज करना। तो हमें पता है अति प्राशरण दाबी में हमेशा क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोशिका के अंदर प्राशरण का। नेक्स्ट जो हमारा आता है, थोड़ा सा और हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के एक कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ये लचीली होती है। अब कोशिका झिल्ली जब लचीली होगी तो इसकी वजह से एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके अंदर कोशिका अपनी लचीले बाह्य वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से बाहर से पोषण प्राप्त करती है। तो इस पूरे पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को कोशिका के द्वारा अपने बाह्य वातावरण से पोषण प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट अगर हम कोशिकांग जो बात करेंगे वो हम करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए ये हमारी कोशिका हो गई, ये कोशिका झिल्ली, और ये जो सबसे बाहर है वो बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खासियत ये है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, पादप कोशिकाओं में।
जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो अब्सेंट होती है। अब कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज से। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होती है जो शर्करा का ही एक प्रकार होता है, जिसमें बहुत सारी जो शर्करा के जो अणु होते हैं वो मिलके बने हुए होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप की एक शर्करा होती है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर में भी काउंट आता है ये। तो कोशिका भित्ति मेनली पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पादप कोशिकाओं में ही क्यों होती है कोशिका भित्ति? ऐसा क्या ये फंक्शनिंग करती है कि पादप कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिकाओं में इसकी जरूरत नहीं होती, या फिर पादप कोशिकाओं को ही इसकी जरूरत क्यों होती है? ये बहुत ही एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन है जो हम सभी सोचते हैं। तो देखिए, इसका एक आंसर जो है हम हमारी जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेट करके देखते हैं। जब हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन हो रहे होते हैं, वातावरण में परिवर्तन का मतलब ताप, दाब, आर्द्रता, जब इन सब में परिवर्तन हो रहे होते हैं और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हमें ये लगता है कि नुकसान पहुंच सकता है, ज़्यादा हीट लग सकती है या ज़्यादा आर्द्रता हमें नमी महसूस होती है, तो उसके लिए जो जो सजीव होते हैं, जो मतलब जो जीव जंतु होते हैं, हालांकि पादप भी सजीव माने जाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं जो चल सकते हैं वो क्या करते हैं? एक सुरक्षित वातावरण में पहुंच जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो सुरक्षित वातावरण में चले जाते हैं। लेकिन क्या पादप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो पादप चल नहीं सकते, उनमें भी कोशिका प्रेजेंट है, उनमें भी जीवन प्रेजेंट है, तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करते हैं? वहीं पे जहां पर वो उपस्थित हैं वहां पे एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो उसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो उनकी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है पादपों की, यानी कि उनकी जो कोशिका है उसको बाह्य किसी भी प्रकार के होने वाले जो ज्यादा एक कठोर परिवर्तन होता है उससे उनको बचा के रखती है। तो इस प्रकार से एक तो हमने बेसिक इस चीज का सॉल्यूशन जाना कि कोशिका भित्ति पादपों में ही क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा इवोल्यूशन की थ्योरी। इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है कि सर्वाइवल के लिए अपने आप को प्रत्येक जीव जंतु क्या करता है? बेस्ट करता जाता है, बेस्ट बनाता जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, उसको बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए, अपना सर्वाइवल बेस्ट करने के लिए कोशिका भित्ति की जरूरत है। इसके अलावा कोशिका भित्ति क्या प्रकार के कार्य करती है? तो अगर हम एनलिस्ट करें तो हम कह सकते हैं कार्य, तो सबसे पहला कार्य तो हो गया संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या हो गया? जो पादप जलीय वातावरण में रहते हैं, यानी कि जलीय पादप की हम बात कर रहे हैं, तो जलीय वातावरण में प्रेजेंट पादपों में क्या होता है? ओस्मोसिस के द्वारा ज्यादा जो वाटर का इंटेक होता है कोशिका के अंदर वो बढ़ता चला जाता है। तो इससे हमने अभी अभी देखा, यानी कि वो अल्प पराशरण वाले क्षेत्र में है, तो जैसे ही वाटर का इंटेक बढ़ता जाएगा तो यही कोशिका क्या होती जाएगी? फूलती जाएगी। जब कोशिका फूल रही होगी तो वो क्या करेगी? बाहर की तरफ प्रेशराइज करेगी, और हो सकता है एक ऐसा स्टेज आए कि जब कोशिका के अंदर इतना वाटर प्रेजेंट हो जाए कि कोशिका की जो झिल्ली होती है, यानी कि कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, वो हमने अभी पढ़ा वो लचीली होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो फट जाए तो क्या हो जाएगी? कोशिका डेड हो जाएगी। तो उस चीज से बचाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है ये वापस अंदर की तरफ दबाव डालती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जितना दबाव बाहर की ओर डालती है
उतना ही कोशिका भित्ति अंदर की ओर डालती है, तो यहाँ पे बैलेंस स्थापित होता है। तो जलीय पादपों में कोशिका को फटने से बचाती है। तो कोशिका झिल्ली का कोशिका भित्ति का हमने दूसरा कार्य देखा। पहला कार्य तो संरचनात्मक रूप से दृढ़ता प्रदान करना, दूसरा जो होती है जलीय पादपों में कोशिका को फटने से बचाना हो गया। तो एक कोशिका भित्ति जो है, तीसरा हमने जो पढ़ा था कि ये आई ही क्यों, पादपों में ही क्यों प्रेजेंट होती है, तो वो हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, अधिक ताप का होना, अधिक दाब का होना, नम्रता का होना, आर्द्रता का होना, ये सब जो है इनसे परिवर्तनों से बचाने के लिए भी क्या होती है, कोशिका भित्ति इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हम एक कोशिका का अंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। देखिए कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा कि एक जो कोशिका का चित्र होता है उसके अंदर बीचों बीच क्या होता है, एक जंतु कोशिका में केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में। ये केंद्रक जो होता है इसमें क्या खासियत होती है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और इस केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, ये वन बाय वन हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो केंद्रक होता है उसमें एक तो केंद्रिका, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है क्रोमेटिन। ये तीन प्रेजेंट होते हैं किसी भी केंद्रक में, और जो केंद्रक होता है वो खुद केंद्रक झिल्ली से चारों तरफ से ढका हुआ होता है। यानी कि जो डेवलप्ड जो जंतु कोशिकाएं हैं उन सभी के अंदर केंद्रक के बाहर एक जो आवरण प्रेजेंट होता है वो किसका होता है, केंद्रक झिल्ली का होता है। ये 2 लेयर्स होती हैं। तो जो बाहर वाली जो लेयर होती है केंद्रक की झिल्ली के अंदर वो क्या होती है, रंध्र सहित होती है। यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। किसके लिए होते हैं वो पोर्स, अभी अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये पोर्स होते हैं आदान प्रदान के लिए, पोषण के आदान प्रदान के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, लिपिड, फैट, इन सब के आदान प्रदान के लिए इसमें होते हैं। तो यानी कि ये रंध्र सहित होती है, परमिएबल होती है। अब केंद्रक के अंदर चारों ओर हो गई केंद्रक झिल्ली, उसके अंदर प्रेजेंट हो गया एक तो केंद्रिका, एक केंद्रक द्रव्य और एक क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है, हम अभी तक पढ़ते आए हैं हमेशा कि कोशिका के अंदर जो जीन्स होते हैं, जीन्स किसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, एक डीएनए की होती है, और डीएनए किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम में होते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर, वो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जब कोशिका अपने नॉर्मल स्टेज के अंदर होती है, यानी कि जब कोशिका विभाजन वाली स्थिति में नहीं होती है, नॉर्मल स्टेज में होती है, तो उस टाइम पे वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के रूप में। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना होती है जो इस प्रकार से प्रेजेंट होती है केंद्रक के अंदर। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन का टाइम आता है, कोशिका विभाजन के टाइम पे यही क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से डिफरेंट
क्रोमोजोम्स के रूप में ये व्यवस्थित हो जाता है। और इन क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए की बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन होती है। जीन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो एक डिफरेंट हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक धागे नुमा संरचना के रूप में, वलित रूप में इस प्रकार से प्रेजेंट रहता है। जैसे ही कोशिका विभाजन का समय आता है, यही क्रोमेटिन क्रोमोजोम में व्यवस्थित हो जाता है और इसी क्रोमोजोम पे डीएनए और जीन होता है। डीएनए के अंदर बेसिक यूनिट हो गई आपकी जीन। तो ये तो हो गया हमारी केंद्रक की अवसंरचना। अब केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, ये तो एक कोशिका के अंदर केंद्र की अवसंरचना हो गई। अब केंद्रक के कार्य की अगर हम बात करें, तो केंद्रक के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है कोशिका विभाजन के लिए परिपक्व करना। यानी कि जैसे ही सेल मैच्योर होती है और मैच्योर होकर सेल डिवीजन वाली स्टेज के अंदर जाती है, कोशिका विभाजन की ओर जाती है, तो उसके लिए रेडी करने का जो एक तरीका होता है वो कार्य होता है, वो केंद्रक के पास होता है। दूसरा होता है विभिन्न कोशिकीय रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्देशित करना। ये दूसरा कार्य होता है केंद्रक का, क्योंकि केंद्रक के माध्यम से ही ये जो कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब लाइसोसोम के अंदर जो क्रिया हो रही है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, एंजाइम का संश्लेषण हो रहा है, तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्देशित करने का कार्य भी किसके द्वारा एक किया जाता है, एक कोशिका के अंदर केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कोशिका का अंग आता है वो आता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो सभी अंग अब हम पढ़ेंगे। हालांकि जो केंद्रक होता है वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग प्रेजेंट होते हैं, एक बार हम उनको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये एक कोशिका का फुल फ्लेज्ड जो है डायग्राम है, जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिका के जो अंग हैं वो दिख रहे हैं। वो कौन सी है, हमारी प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुर्दरी अंतर्पदवी जालिका जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बिल्कुल बीचों बीच में केंद्रक प्रेजेंट है, और केंद्रक के बाहर प्रेजेंट है केंद्रक की झिल्ली, और ये है चिकनी अंतर्पदवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका द्रव्य हो गया, और ये कंप्लीट हमारा केंद्रक हो गया। ये यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखिए, एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये केंद्रक के बाहर जो है प्लाज्मा झिल्ली और ये साइटोप्लाज्म, ये तो हमने 3 बेसिक यूनिट्स बताई थी। 3 जो गुण हैं, प्रत्येक कोशिका के जो बेसिक गुण हैं वो हमने बताए। उसके अलावा जो कोशिका द्रव्य है, ये जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं छोटे छोटे अंग, इनके बारे में अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, आपका लाइसोसोम भी आएगा, राइबोसोम भी आएगा,
और अंतःपर्दवी जालिका जो कि 2 प्रकार की होती है, इन सभी को गोल्जी उपकरण आएगा। इन सभी को अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और ये जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, मिला करके जो कि कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं, इन सभी को कहते हैं कोशिकांग। इन सभी को कहते हैं हम कोशिकांग। तो देखिए, कोशिकांग के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो हम करेंगे अंतःद्रव्यी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है आपका, इस प्रकार से नाली नुमा चपटी सीट्स का एक समूह होता है। नलिका नुमा चपटी, चपटी यानी कि ये इस प्रकार से है, ये खड़ी नहीं है, लंबी नहीं है। चपटी सीट्स का क्या होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से कनेक्टेड होती हैं, इनका समूह होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में मैं ER लिख रही हूं, यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका इसको बोलते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका फर्दर 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन सी, एक तो होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी, यानी कि स्मूथ और रफ। तो स्मूथ वाले को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 प्रकार के रेटिकुलम होते हैं। अब इसको हम खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका को बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब जो राइबोसोम होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइट पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो यही प्रोटीन जो है, इसके बाद में यहाँ से संश्लेषित होकर के कोशिका के जो दूसरे अंग होते हैं, उन सभी के अंदर क्या कर दिया जाता है, पहुंचाया जाता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का संश्लेषण करने के लिए। क्योंकि प्रोटीन ही बेसिक यूनिट होती है एंजाइम बनाने के लिए, अन्य चीजें बनाने के लिए, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जा रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करता है, लेकिन खुद जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है, तो ये प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, इसका कार्य क्या होता है, हम बेसिकली इसका जो कार्य है वो हम 3 भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन का कार्य करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, अभी अभी हमने देखा कि राइबोसोम के द्वारा क्या किया जा रहा था, प्रोटीन का संश्लेषण किया जा रहा था। इसी प्रकार से अन्य कोई चीज जो संश्लेषण होती है, एंजाइम वगैरह होती है, तो उसका केंद्रक से कोशिका द्रव्य और वाइस वर्षा, यानी कि कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर ये क्या करती है, एक माध्यम प्रदान करती है। इसकी जो अभी हमने देखा, इस प्रकार की जो नालियां होती हैं, इन स्मूथ नलिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, परिवहन का कार्य किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का भी ट्रांसपोर्टेशन का मेनली ये कार्य करता है। किसका कार्य पढ़ रहे हैं हम? अंतःद्रव्यी जालिका का कार्य पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य पढ़ रहे हैं। दूसरा जो इसका कार्य होता है वो होता है जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करना। देखिए ये हमारी कोशिका के अंदर, हम एक पर्टिकुलरली सिर्फ इसकी बात करें, इसको मैंने एनलार्ज करके आप समझ सकते हैं कि मैंने जूम किया है इसको। तो ये जो इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, विभिन्न एंजाइम्स या अन्य जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, एटीपी है या कुछ भी है, तो बाहर से कोई पोषक तत्व आया, बाहर से कोई एक मटेरियल आया, जैसे कि हमारे शरीर में भी क्या होती है, मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है कुछ अमाउंट में, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सब की। तो उन सब के लिए जो रासायनिक क्रिया होती है तो उसको एक सरफेस चाहिए होती है। कोई भी रासायनिक क्रिया करने के लिए क्या चाहिए होती है, कोई सरफेस चाहिए होती है जिसके ऊपर वो रासायनिक क्रिया हो सके। तो वो सरफेस जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक, यहाँ पे सिंपल हम रासायनिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक शब्द का प्रयोग करना गलत है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जैव रासायनिक क्रिया की, यानी कि तो जीवों के अंदर जो रासायनिक क्रिया, जीवों में भी कहाँ पे, कोशिका के अंदर जो हो रही है उस रासायनिक प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये क्या करता है, एक सरफेस, एक जगह उपलब्ध करवा रहा है। ये इसका दूसरा कार्य हो गया। पहला कार्य हो गया विभिन्न पोषक तत्व और प्रोटीन वगैरह का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा कार्य हो गया जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है स्थान उपलब्ध करवाना। तीसरा इसका कार्य होता है पर्टिकुलरली तो कशेरुकी, कशेरुकी जीव हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स। ये एक संघ होता है, जब हम डिफरेंट टाइप के संघ पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर, कशेरुकी जीवों के अंदर यकृत में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है वो विष का, उसको विष रहित बनाने का कार्य करता है, यानी कि विष के प्रभाव को खत्म करने का कार्य ये करता है। तो इसके 3 कार्य हो गए। अब ये वाला जो कार्य है ये एक अच्छा टफ लेवल का अगर पेपर बनाया जाए तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि कशेरुकी जीवों के अंदर विष के प्रभाव को कम करने या दवा निराविषीकरण करने के लिए, यानी कि दवा के भी जो साइड इफेक्ट होते, दवा का जो विष जो है उसको कम करने के लिए, निराविषीकरण करने के लिए कौन सा अंग रेस्पॉन्सिबल है। तो यकृत में उपस्थित अंतःद्रव्य जालिका जो है वो ये कार्य करती है। ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट जो हम कोशिका के अंग की बात करेंगे वो करेंगे हम गोल्जी उपकरण की। यानी कि वैसे बोलते हैं गोल्जी कोय। तो गोल्जी उपकरण की जो खोज है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। उनके नाम पे उनको सम्मान देने के लिए को बोला गया गोल्जी उपकरण। तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, ये इसके खोज करता है। अब ये तो सही है, हमें पता है कि इसके खोजकर्ता ये हैं। ओके, यहाँ पे ये देखिए इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ कुछ हद तक किससे मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलती है। और इसका जो कार्य है वो कार्य भी किससे मिलकर के बना हुआ है, वो भी अंतःद्रव्यी जालिका के साथ मिलकर के ये कार्य करता है। तो किस प्रकार से करता हूं, देखिए गोल्जी उपकरण है ये कनेक्टेड होता है अंतःद्रव्यी जालिका से। यहाँ पे इसको अलग से दिखाया गया है, आप यहाँ पे इसको कंसीडर कीजिए।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है इस प्रकार से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका के अंदर जो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया गया था, अन्य चीज़ों का जो निर्माण होता है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, तो उसके लिए गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य होता है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मुख्य कार्य की, वो होता है पैकेजिंग का। यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, वसा और लिपिड्स, प्रोटीन प्लस वसा प्लस लिपिड, इन सभी की पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? ये करता है, गोल्जी उपकरण करता है। और उसके पश्चात पैकेजिंग होने के पश्चात में यानी कि छोटे छोटे सैक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सैक यानी कि बोरे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कोशिका में क्या करते हैं, छोटे छोटे सैक्स बन जाते हैं और इनको फिर क्या किया जाता है, विभिन्न कोशिकांग को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से। तो ये पूरा जो कार्य करता है ये कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। इसके अलावा क्या कार्य करता है? इसके अलावा गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। लाइसोसोम अगेन एक क्या है हमारे कोशिकांग है, तो हम आगे स्टडी करेंगे, जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम के निर्माण में सहायता कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। और क्या कार्य करता है? ये जो मैं नेक्स्ट कार्य बता रही हूँ गोल्जी उपकरण का, एक बार हम फिर से एनलिस्ट कर लेते हैं। पहला कार्य हो गया पैकेजिंग का, दूसरा कार्य हो गया लाइसोसोम का निर्माण में सहायता, और तीसरा कार्य होता है सरल शक्कर से जटिल शक्कर। देखिए शक्कर यानी कि ग्लूकोज, जो बेसिकली प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, जो शुगर प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज फॉर्म में होती है। और हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की होती है, तो सबसे बेसिक जो होती है, सरल होती है, वो होती है मोनोसेकेराइड। क्या प्रेजेंट होती है? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बनाना, ये जो कार्य होता है ये भी जरूरत पड़ने पर गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर कोशिका का वो कौन सा अंग है जो कि सरल शक्कर से जटिल शक्कर के निर्माण में जटिल शक्कर का निर्माण करता है, निम्नलिखित में से बताइए। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया दे दिया, अंतःद्रव्य जालिका दे दी, लाइसोसोम दे दिया और गोल्जी उपकरण। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके वहां पे गोल्जी उपकरण पे टिक करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है लाइसोसोम, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे कि लाइसोसोम के निर्माण में, तो लाइसोसोम, लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है वो है कि कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका पाचन। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ये कोशिका है, ये केंद्रक हो गया, ये साइटोप्लाज्म, इसमें डिफरेंट हमारे अंग हो गए ये। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोशिका का कोई भी अंग है, कोशिका का जैसे कि हमने देखा था कि अलग अलग माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक से ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस माइट्रोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रॉय होने से ये तो नहीं है कि पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी सेल खत्म हो गई, कोशिका खत्म हो गई। तो लाइसोसोम का कार्य होता है कि टूटे फूटे या फिर खराब हुए जो कोशिका के अंग होते हैं जिनका यूज नहीं है, उन सभी को ये क्या कर देता है? पचा देता है। यानी कि ये एक तरीके से कोशिका के अंदर क्लीनिंग का कार्य करता है, क्लीनिंग एजेंट है ये कोशिका का। ऐसा ये क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रोंग यानी कि बहुत ही स्ट्रोंग जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं,
जो कि पाचक टाइप के होते हैं, यानी कि पाचक एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पाचन का कार्य करते हैं विभिन्न अपशिष्ट का, जो कि कोशिका में प्रेजेंट है। साथ में ही ये सिर्फ कोशिका में प्रेजेंट जो अपशिष्ट है उनका ही पाचन नहीं करता है, कोशिका के बाहर से मान लीजिए कोई जीवाणु आ गया, कोई विषाणु आ गया जो कि कोशिका में नहीं होना चाहिए, उन सब का पाचन करने का कार्य भी ये अपने पाचक एंजाइम के माध्यम से कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। अब इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा ये क्लीनिंग एक्शन करती है, कोशिका को इन्फेक्शन होने से बचाती है, सभी तरीके से इसकी प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन कहते हैं कुछ बहुत ही अच्छा हो तो उसका कुछ ना कुछ कभी कभी क्या होता है, नुकसान भी झेलना पड़ता है। वही चीज लाइसोसोम के साथ में है। क्या होता है, जब कोशिका डेड हो जाए या फिर कोशिका का कोई मेजर हिस्सा क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो कोशिका के विभिन्न अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। तो उन सभी अंगों को ये पचाने के लिए क्या करता है, एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइम सिक्रीट कर देता है, या फिर डेड कोशिका को ही ये क्या करता है, कंप्लीटली पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में। तो उससे क्या होता है, पूरी की पूरी कोशिका को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइडल बैग, यानी कि आत्मघाती थैली। किसकी? कोशिका की। तो इसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सर्टेन कंडीशंस के अंदर पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है, पूरी कोशिका को ही अपने में पचा लेता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। नेक्स्ट जो हमारा आता है कोशिका का अंग, वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए विभिन्न एग्जाम्स में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, तो ये सारे के सारे उपनाम जो हैं वो इसी के ही हैं, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया लगभग इस प्रकार की एक संरचना होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि दो झिल्ली प्रेजेंट होती हैं। एक होती है बाहरी झिल्ली जो कि रंध्रित होती है, और दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली जो कि वलित होती है। ये जो वलित झिल्ली है अंदर वाली, ये वलित होती है। क्यों? क्योंकि ये झिल्ली ही क्या करती है, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर भी कौन सी क्रिया, उपापचयी क्रियाएं, पर्टिकुलरली नाम क्या होता है, के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपापचय क्रियाओं के, जैसे कि श्वसन का एक भी इसमें पार्ट होगा कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, जैव रासायनिक क्रियाएं भी आएंगी, तो उनके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो आंतरिक झिल्ली का जो वलित पार्ट है इसके ऊपर क्या होती है, ये स्पेस प्रोवाइड करवाता है इसके लिए, रिएक्शंस के लिए, इन जैव जो रासायनिक क्रियाओं के लिए। और रिजल्ट क्या निकलता है, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। अब एटीपी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप इसको याद करेंगे। एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी इसको बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं, या एडिनोसिन भी हम कह सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये यूनिट है किसकी, कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की एक ये इकाई है, इसके रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। तो जितनी एटीपी जनरेट होंगी वो सारी की सारी फिर क्या होंगी, विभिन्न कार्यों के अंदर यूटिलाइज की, विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक कार्य। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरी बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मेरे इसके साथ में आपको समझाने के लिए मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी के यांत्रिक कार्य हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी आंतरिक जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक क्रियाएं, जो रासायनिक क्रियाएं एक सेल के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर हो गया एंजाइम का निर्माण हो गया, इसमें हार्मोन्स का निर्माण हो गया, ये सब जो चीजें जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाई हुई एनर्जी है, इसी से इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे दो मुख्य रूप से कार्य होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो जनरेट की जाती है एनर्जी उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। पहला तो हो गया आपका जो यांत्रिक कार्य हैं उनके लिए उसमें ऊर्जा का जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। दूसरा हो गया जो विभिन्न रासायनिक उत्पाद हैं उनका जो उत्पादन करना, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, तो इन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कंप्लीट होती है। इसके बाद में हमारा जो आता है नेक्स्ट जो कोशिका का अंग आता है वो जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि एक पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लास्टिड। यानी कि वर्णक जो प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर प्रदान करते हैं, प्लास्टिड्स जिनको बोलते हैं, वो कौन सी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, ये पादप कोशिका के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए प्लास्टिड्स भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम जो शब्द है, क्रोम, क्रोम का मतलब होता है रंग, यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड हो गए जो कि पादप को रंग प्रदान करते हैं। पादप के विभिन्न अंग होते हैं, फूल हो गए, फल हो गए, तना हो गया, पत्तियां हो गई, तो ये जो यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जैसे पत्तियां हरी होती हैं, फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, फलों का रंग अलग होता है, तो उन सभी पादप के अंगों को, विभिन्न प्रकार के अंग को विभिन्न रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो यानी कि ये रंग वाले होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये श्वेत या फिर रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट में भी एक पर्टिकुलरली एक होता है क्लोरोप्लास्ट, नाम सुना होगा आप सभी ने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, वर्णक जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का जो वर्णक है वो आपके जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके अंदर सहायता प्रदान करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके माध्यम से पादप क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि एक तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो किसके माध्यम से प्रेजेंट हो पाती है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही हो सकती है, सूर्य का ताप ग्रहण करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। ये हमने पढ़ा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो क्लोरोफिल होता है आपका, दूसरा होता है
सूर्य का ताप, और तीसरा चीज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से, इन तीनों के, और पानी। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो पादप अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो होता है। तो हमने पढ़ा प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के उनसे होते हैं जो श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो पादप को विभिन्न प्रकार के रंग देते हैं। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप हमने पढ़ा, स्पेसिफिक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक प्रेजेंट होता है, यानी कि रंग देने वाला होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे, वो आता है पादप कोशिकाओं के अंदर ही प्रेजेंट एक और अंग, कोशिकांग, वो होता है रसधानियां। यानी कि वैक्यूल। रसधानियां जो हैं वो देखिए, ये एक पादप कोशिका है। पादप कोशिका का चित्र है आपके सामने। इसमें क्या हो गया, जो हमने शुरू से पढ़ा उसके आधार पे मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताती हूँ कि सबसे पहले जो है बाह्य कोशिका के बाद में क्या, सबसे बाहर क्या होती है पादप कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका या झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम नंबरिंग करते हो जाएंगे, सबसे पहले प्रेजेंट हो गई कोशिका भित्ति, उसके बाद में प्रेजेंट हो गई प्लाज्मा झिल्ली, इसके बाद में अंदर जो प्रेजेंट है वो है पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य। यानी कि कोशिका द्रव्य पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, तो ये हमारे वहां पे भी प्रेजेंट थी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। लाइसोसोम नंबर 5 जो कि पादप और जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट है। केंद्रक, देखिए यहाँ पे जो केंद्रक है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, जबकि हमारी जो जंतु कोशिका है उसमें जो केंद्रक होता है वो साधारणतया, जनरली एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो वो क्या होता है, हमारा सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है उसकी तरफ प्रेजेंट होता है। गोल्जी उपकरण ये भी प्रेजेंट है। फिर केंद्रक की झिल्ली, यानी कि यहाँ पे भी जो केंद्रक है वो झिल्ली नुमा है, झिल्ली वाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया, हरित लवक प्रेजेंट हो गया, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कौन सा, जो रसधानी या फिर वैक्यूल इंग्लिश में बोले, तो वो यहाँ पे क्या है, बहुत एक बड़ी साइज में प्रेजेंट होती है, और नंबर भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो क्या पादप के साथ साथ में जंतु कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होती है रसधानी? बिल्कुल प्रेजेंट होती है, वहां पे भी वैक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, उनका साइज बड़ा नहीं होता है। वहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और दूसरा उनका क्या होता है, संख्या भी कम होती है। जबकि पादप कोशिका के अंदर बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़ी रसधानियां प्रेजेंट होती हैं, और इनकी संख्या भी क्या होती है, ज्यादा होती है। हालांकि हम बाद में एक पूरा हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या अंतर होता है, लेकिन आप एक बार ये जो है पादप कोशिका का हमने देखा, एक इस प्रकार की संरचना होती है। इनका कार्य क्या है, तो देखिए वैक्यूल नाम से ही पता चल रहा है, वैक्यूल एक क्या है, एक मतलब खाली स्पेस है। अब वो कोशिका के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें क्या भरा हुआ रहता है, उसमें द्रव्य भरा रहता है, रसधानी, यानी कि एक प्रकार से याद करने के लिए क्या कह सकते हैं हम, इसमें रस भरा हुआ रहता है। अब किस चीज का रस है, वो किस प्रकार का लिक्विड है, कौन सा द्रव्य उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर पादप के काम आने वाला विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं
कौन कौन से पोषक तत्व पादप के काम आ सकते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल, जैसे कि प्रोटीन्स, इस प्रकार से एक्स्ट्रा हम और क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक अम्ल, ये सब जो एक पादप कोशिका के उपापचय क्रियाओं में जो बाद में काम आएंगे, ये सब क्या प्रेजेंट होते हैं, एक वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, भरे रहते हैं। साथ में और क्या काम करता है ये वैक्यूल, ये एक्स्ट्रा रूप से स्टोरेज का कार्य किया। इसने पहला कार्य क्या किया, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरेज हाउस बना हुआ है। दूसरा कार्य ये हो गया कि ये संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनको। तो ये मुख्य दो कार्य किसके हो गए, रसधानियां या वैक्यूल्स के हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो आता है वो एक बेसिक सा फंक्शनिंग अगर हम कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, किससे संबंधित, कोशिका से संबंधित। तो यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या प्रक्रिया है, एक कोशिका है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लाल रक्त रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, यानी कि आरबीसी, तो इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज की होती है। अब 120 दिन के बाद में ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा ब्लड जो प्रेजेंट है वो कुछ टाइम बाद में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है, कोशिका अपने नेक्स्ट अलग से जब वो डेड हो रही है उससे पहले क्या करती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के अंदर जाती है और एक मातृ कोशिका से उसी प्रकार की दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होना, ये आपका एक पर्टिकुलर टाइप का विभाजन कहलाता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। और एक मातृ कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होना, जो कंप्लीट एक प्रक्रिया होती है, वो आपका कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एक बेसिक आइडिया लेने की। हालांकि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अलग अलग फेजेज होती हैं, उन सबको पढ़ना एक अलग चैप्टर है। यहाँ पे हम एक कोशिका स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिका से हमने पढ़ा कि एक इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसके बाद वो कोशिका जाएगी, तो उससे नेक्स्ट कोशिका का आना भी हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक जो मातृ कोशिका है इससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हम साथ में डिफरेंस को भी समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन होता है, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका और संतति कोशिका के अंदर क्या रहती है, समान रहती है। इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है, समसूत्री विभाजन। तो
गुणसूत्रों की जो संख्या है समान रहती है, यहाँ पे समान रहती है। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 फेज होती है। एक तो फेज 1 होगी जिससे 2 बनेंगी, और फिर इससे फर्दर फाइनली क्या होगा, 2 और संतति कोशिकाएं बनेंगी। यानी कि टोटल यहाँ पे क्या होता है, 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यहां तक क्या था, गुणसूत्रों की संख्या समान थी, लेकिन इससे भी फर्दर एक और डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। तो यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, किसमें, संतति कोशिकाओं के अंदर। समसूत्री प्रकार का जो विभाजन होता है वह उत्तक की मरम्मत प्लस वृद्धि करने के लिए होता है। यानी कि ये प्रकार का जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में हो, जब शरीर के अंदर हाइट इंक्रीज होती है या किसी भी प्रकार की जो है फैट एरिया होता है इंक्रीज होता है, तो वृद्धि करने के अंदर जो कोशिका का विभाजन होता है, उत्तक की मरम्मत करने के लिए, चोट लग गई, डैमेज हो गया, पर्टिकुलर जो एरिया है किसी भी अंग है शरीर का, वो चोट लगने से डैमेज हो गया, तो उसको वापस से उसी शेप में लाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे कोशिकाओं का जो है फर्दर विभाजन होता है। तो वो कौन से प्रकार का विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। इस पे आपको इनडायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्स है, उसको चोट लग गई, चोट लगने के पश्चात उसको वापस से उसका कोई पर्टिकुलर अंग का नाम ले दे, जैसे कि उसके हाथ पर चोट लग गई, तो वापस से हाथ को पुनः उस स्थिति में पहुंचने के लिए कोशिकाओं के द्वारा कौन सा विभाजन किया जाएगा, तो वहां पे होता है आपका आंसर समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जेनेटिक सेल्स में, यानी कि जनन कोशिकाओं में। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हमने एक 1 बाय 1 हमने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की हमने क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशंस पढ़ी कि कब कौन सी खोज की गई थी। उसके पश्चात हमने कोशिका के बारे में आकार, आकृति, संख्या, इन सब के बारे में जाना। 1 बाय 1 हमने कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में जाना, जिसके अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका, हमने दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंगों के बारे में पढ़ा। अब हम एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी जो चीज है उस पर और बात करना चाहूंगी कि एक आपने शब्द सुना होगा, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। बहुत बार बोला जाता है प्रोकैरियोटिक जंतु और दूसरे यूकैरियोटिक जंतु। तो प्रोकैरियोटिक जंतु वो होते हैं जिनकी कोशिका के अंदर कोशिका केंद्रक झिल्ली रहित होता है। यानी कि जिस कोशिका केंद्र के बाहर झिल्ली नहीं होती है, आवरण नहीं होता है, जिसका क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में खुले तौर पे प्रेजेंट होता है, उन कोशिकाओं को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसका अपोजिट हो जाएंगी, जिसमें कोशिका केंद्रक एक झिल्ली में उपस्थित होता है।
तो वो कोशिकाएं कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये भी डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। चलिए यहाँ पे लगे हाथ थोड़ा सा एक दो और जो डिफरेंस हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार प्राय छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, अभी अभी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से, उसको दिमाग में आपको रखना है कि वो कोशिकाएं जिनका केंद्रक झिल्ली से रहित होता है, यानी कि जो केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट रहती है, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार क्या होता है, प्राय छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर में होता है। और केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होगा क्योंकि कोशिका है, यहाँ पे केंद्रक हमने पढ़ा था। अभी तक मैंने हर बार क्या किया था, केंद्र को एक सुस्पष्ट झिल्ली के आवरण में बनाया था जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल था और जो है केंद्रिका थी। लेकिन अगर केंद्र के ऊपर एक झिल्ली ही प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ पे ये इस प्रकार से क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप में प्रेजेंट होगा और ये सुस्पष्ट नहीं होगा। तो केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है, अस्पष्ट होता है और उसे क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। यहाँ पे जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उसको केंद्रक न बोल करके उसको क्या कहा जाता है, केंद्रकाय बोला जाता है। ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक को क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहा जाता है। यहाँ पे क्रोमोजोम कितना होता है, 1 क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो कि कोशिका विभाजन के टाइम पे क्या बनेगा, क्रोमोजोम बनेगा। तो ये क्रोमोजोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, 1 ही प्रेजेंट होता है। झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक जो होते हैं, जो अन्य अंग पढ़े हमने, लाइसोसोम, गोल्जी कोए, जो माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे सब क्या थे, झिल्ली युक्त थे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बाकी के जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कोए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय बड़ा होता है, केंद्र का जो क्षेत्र होता है वो सुस्पष्ट होता है और चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं, जैसे कि इंसानों की बात करें तो वहां पे कितने होते हैं, 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक उपस्थित रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्री या मेंस कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका ये कंप्लीट आंसर ये है। कहीं प्री में तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस के अंदर 2 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या अंतर होता है। नेक्स्ट आपका जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर भी हम एक बार अंतर को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये वाला जो है ये आपकी है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। क्या डिफरेंस है ये हमें थोड़ा देख के भी समझ में आ रहा है और जो हमने पढ़ा था उसको भी हम साथ के साथ में ऐड ऑन करते हुए एक बार यहाँ पे मेमोराइज करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है कोशिका भित्ति का। हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, अब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, वहां पे सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में भी दोनों होती है, लेकिन कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से बाहर पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। दूसरा अंतर आता है रिक्तिका, रसधानी या वैक्यूल, तीनों एक के ही नाम है। वैक्यूल जो हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि वैक्यूल का साइज एक पादप कोशिकाओं में कितना बड़ा है, कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है और कम प्रेजेंट होते हैं। तीसरा अंतर जो है वो है केंद्रक का। यहाँ पे केंद्रक जो है वो कोशिका
भित्ति या झिल्ली, जो अंदर का आवरण है उसको झिल्ली कहें हम, ये पास प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एकदम साइड में है। जबकि यहाँ पे केंद्रक क्या होता है, केंद्र में ही होता है। ज्यादा साधारणतया मैंने कहा था कि 99% केस के अंदर जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो दीवार की कोशिका झिल्ली की तरफ होता है, न कि सेंटर में, क्योंकि सेंटर में बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो तीसरा डिफरेंस हो गया। सबसे पहला कोशिका भित्ति का डिफरेंस, दूसरा वैक्यूल का डिफरेंस, और तीसरा हो गया आपका केंद्रक का डिफरेंस। उसके बाद में जो कोशिका द्रव्य होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्रोमोप्लास्ट होता है वो तो कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलर नहीं देता है। ये हो गया। तो ये कुल मिलाकर के पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में पाए जाने वाले 4 या 5 मुख्य रूप से डिफरेंस हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी सीरीज का, साइंस का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।